जी अस्सलाम वालेकुम। कैप सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे डेट में ऑप्शंस हैं जो, उनको हम कंक्लूड करेंगे। हमने स्टडी किया था डेट में बॉन्ड्स ख़ास तौर पे, और प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्टिबल बॉन्ड की हमने कैलकुलेशन सीखी थी। आज हम कुछ अदर मिसलिनियस समझ लीजिए डेट ऑप्शंस का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर की होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट ने किया, ज़रा हाथ उठाइए। शाबाश। वो आंसर्स भी आपको साथ दिए गए थे, मैच किए आपने? मैच हो गए आंसर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इसमें? किसी स्टूडेंट को कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई हो किसी किस्म की? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। चलिए फिर आइए चलते हैं अब हम क्विज की तरफ। क्विज के लिए तैयार हैं? आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है लिंक, क्लिक कीजिए, पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो जाए, ताकि मुझे पता चले प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट्स आपने घर जाके पढ़े हैं या नहीं। तैयार है जी? करें स्टार्ट? ओके जी। पहला क्वेश्चन ये रहा। व्हाट मेक्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हाइब्रिड? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी जो सिक्योरिटी है कब हाइब्रिड होती है? कब? जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मार्केट्स में ट्रेड हो। फिजिकल और एसेट्स और कैश फ्लो दोनों बैक्ड बाय, नहीं बल्कि क्या फीचर है? व्हेन इट कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी। और हाइब्रिड की दो एग्जांपल्स क्या थी? वारंट्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। कन्वर्टेबल बॉन्ड गिव्स द होल्डर ऑप्शन टू, कौन सी ऑप्शन? सी, कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर एट ए प्री डिसाइडेड रेशियो। ये जो प्री डिसाइडेड रेशियो होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो। और हमने एक टर्म बोली थी कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का फार्मूला क्या है? कन्वर्जन वैल्यू क्या चीज है? जब आप बॉन्ड को कन्वर्ट कर लें शेयर्स में, तो उन शेयर्स की जो आज की मार्केट वैल्यू है, वो आज की कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या है? बॉन्ड्स को कन्वर्ट होने के बाद जो आज की शेयर वैल्यू है, वो कन्वर्जन वैल्यू कहलाती है। मुझे बताइए, अगर कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा हो तो क्या उस बॉन्ड की कीमत ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स, उनमें एक फैक्टर कन्वर्जन वैल्यू भी था। जाहिर है जितनी ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू होगी, लोग उतना ही उस बॉन्ड को खरीदना चाहेंगे, और जितनी खरीदना चाहेंगे प्राइस ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 ये रहा जी। Which of the following is true about the interest payment on a convertible bond? Interest is paid only if bond is not converted. नहीं, ये तो साथ साथ पे होता रहता है ना। Interest is paid only at maturity, नहीं। Interest is paid in form of shares, ये भी गलत। Interest is paid periodically like a regular bond। शाबाश। इसका मतलब है चाहे रेगुलर बॉन्ड हो चाहे कन्वर्टेबल बॉन्ड हो, उसके इंटरेस्ट की एन्युटी बनेगी। ठीक है, हर साल उसका इंटरेस्ट पे होगा, उसकी एन्युटी बनेगी। हम उसे रेगुलर बॉन्ड या कन्वर्टेबल बॉन्ड दोनों में एन्युटी को यूज करेंगे जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर कर रहे होंगे। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट
कब बॉन्ड होल्डर कन्वर्जन करेगा? सिंपल, जब क्या होगा, शेयर की वैल्यू हायर होगी, उसकी रिडेम्पशन प्राइस है। शाबाश, ये सबका ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड? कन्वर्जन वैल्यू इफेक्ट करती है, बिल्कुल, प्रोबेबली सबसे ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू इफेक्ट करती है। फिर इंटरेस्ट रेट ऑन दी बॉन्ड, ये भी इफेक्ट करता है। मैच्योरिटी पीरियड भी। जो चीज इफेक्ट नहीं करती, कंपनीज इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है कि कंपनी किस इंडस्ट्री से रिलेट करती है, ये उसके जो मार्केट प्राइस है कन्वर्टेबल बॉन्ड की, उसको इफेक्ट नहीं करती। From an investor's perspective, a key advantage of a convertible bond is, कन्वर्टेबल बॉन्ड का एडवांटेज क्या है? क्या एडवांटेज है जी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाई रिटर्न है? नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग कंपनी कंट्रोल थ्रू शेयर कन्वर्जन। और ये इन्वेस्टर का जो एडवांटेज है, ये अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये वही डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा नए शेयर होल्डर्स के पास। नेक्स्ट, ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a disadvantage of convertible bonds for the issuing company? जो disadvantage, loss of control by existing shareholder after conversion। हाँ जी भाई, ये पहले वाले का उसने वाइस वर्सा ही पूछ लिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन ये रहा, 8 क्वेश्चन थे आज। What distinguishes a euro bond from other bonds? क्या फर्क है? यूरो बॉन्ड फॉरेन करेंसी में होता है। शाबाश, ए ऑप्शन करेक्ट। आठ ही तो चले यार, कोई नहीं, 8 ही सही है। जी, फर्स्ट पोजीशन शाबाश किनकी है, प्राइज दीजिएगा। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन शाबाश, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन तक ही में देते हैं ना, फिफ्थ तक ही है ना? हाँ चलिए ठीक है, फिर ये भाई इधर बैठे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, ये था आज का क्विज। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर हो गया। कैलकुलेशन, खास तौर पे प्रीवियस लेक्चर में सबसे अहम चीज हमने की थी, वो थी कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना, प्राइस कैलकुलेट करना। उसके ऊपर कंफर्टेबल है आप? चलिए ठीक है, पास कीजिएगा अभी। नेक्स्ट जी, लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने शेयर का सोर्स पढ़ लिया, डेट का सोर्स पढ़े। हम डेट के सोर्स में हमने डिफरेंट सोर्सेज पढ़े। अभी तक जो अहम सोर्स हैं डेट में, वो है डिबेंचर्स या बॉन्ड, ठीक है। और इसमें हमने 2 तरह के बॉन्ड्स या डिबेंचर पढ़े। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक हमने पढ़ा रेगुलर बॉन्ड, जो कि जब मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो रिडीम हो जाता है, उसके बदले में कैश मिलता है। और एक हमने पढ़ा कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल बॉन्ड, फर्क सिर्फ एंड पे टर्मिनल वैल्यू में आता है। नॉर्मल बॉन्ड में तो जो भी उसकी रिडेम्पशन प्राइस होती है उसी को हम लास्ट वैल्यू के तौर पे लेते हैं ना, जबकि कन्वर्टेबल बॉन्ड में हमें थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन क्या करनी पड़ती है? फेस वैल्यू और जो कन्वर्जन वैल्यू है,
दोनों में से जो हायर हो वो लेंगे। सिर्फ ये हमने कैलकुलेशन छोटी सी करनी है कन्वर्टेबल बॉन्ड में। एक कैलकुलेट करना है हमने रिडेम्पशन प्राइस को, और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है कन्वर्जन वैल्यू को, जो हायर होगी वो हमारी लास्ट वैल्यू होगी। बाकी सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। डन जी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम इनके अलावा जो कुछ सोर्सेज ऑफ डेट हैं बॉन्ड्स के अलावा वो हम पढ़ेंगे छोटे मोटे। इनमें सबसे अहम सोर्स है बैंक लोन। बैंक से लोन भी लिया जा सकता है, ये भी एक अहम सोर्स है, ठीक है। और ये प्रोबेबली ज्यादातर कंपनीज जिस डेट ऑप्शन को यूज करती हैं वो बैंक लोन ही है। हाँ, जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनीज, वो बॉन्ड या डिबेंचर की तरफ भी जाती हैं। बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करना एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसकी कुछ लीगल इम्प्लीकेशन होती है, एक्सपेंसिव भी है। इसीलिए अमूमी तौर पे जो छोटी और मिडल लेवल की कंपनीज हैं ये बॉन्ड की तरफ जाने की बजाय बैंक लोन की तरफ जाती हैं। बैंक लोन निस्बतन आसानी के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जो एक अहम डेट का सोर्स है बैंक लोन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर कुछ छोटे मोटे सोर्सेज हैं जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें जो सोर्सेज अहम हैं वो शेयर्स हैं। शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों। फिर इसके बाद जो बॉन्ड में रेगुलर बॉन्ड भी अहम है और कन्वर्टेबल बॉन्ड भी अहम है। और जो अदर सोर्सेज हैं इनमें बैंक लोन अहम है, ठीक है। आज का लेक्चर कोई इजी लेक्चर है, इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं, थ्योरेटिकली कुछ चीजें हैं, ठीक है। जो सोर्सेज है वो सबसे पहले क्या बता रहा है, एक ओवरड्राफ्ट और एक बैंक लोन। अच्छा, इसमें ज्यादातर आपका अकाउंटिंग का नॉलेज यूज होगा आज के लेक्चर में। अगर आपने अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे बताइए ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में क्या फर्क है? कुछ पढ़ा आपने अकाउंटिंग में? ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस भी बोलते हैं बाज़ औक़ात। ये क्या होता है कि हम बैंक के साथ अरेंजमेंट करते हैं कि आप हमें एक लिमिट अप्रूव कर दें, जैसे 1 मिलियन तक की। हमारे अकाउंट में पैसे आए, फर्ज कीजिए हमने अकाउंट में 2 लाख जमा करवाया। अब अगर कोई हमें सडनली 3 लाख का एक्सपेंस करना पड़ेगा, अगर तो आपका अकाउंट नॉर्मल है ना, जैसे नॉर्मल करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है, तो आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही निकलवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने बैंक के साथ अरेंजमेंट की है और अकाउंट खुलवाया है रनिंग फाइनेंस अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, आपने अगर बैंक अकाउंट में 2 लाख जमा करवाए ना, जरूरत पड़ी है 3 लाख की, तो आप बैंक से 3 लाख भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। वो जो 1 लाख बैंक ने आपको एक्स्ट्रा दिया है वो बैंक अपने पास आपके ये ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उसने आपको ये लोन दिया हुआ, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर पीरियडिकली फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अगर फर्ज कीजिए 4-5 दिन के बाद आप उस लोन को रीपे कर देते हैं, कहीं से पैसे आए आपने उसी अकाउंट में जमा करवा दिए, वो फिर से पॉजिटिव हो गया, क्या अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट सिर्फ उस पीरियड के लिए देना पड़ेगा जितने अरसे के लिए वो लोन आउटस्टैंडिंग रहा, जो ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग रहा है, सिर्फ उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक लोन क्या है? बैंक लोन ये है कि इसमें आप अलग से बैंक से लोन लेते हैं, बाकायदा बैंक के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं सर हमने कुछ मशीनरी बाय करनी है, हमें 5 साल के लिए लोन चाहिए। बैंक आपको एट ए टाइम लोन की अमाउंट दे देगा। जैसे 5 साल के लिए आपको फर्ज कीजिए 50 मिलियन चाहिए, तो बैंक आपको स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट ही 50 मिलियन का लोन दे देगा, वो आपके अकाउंट में होगा। अब आपको इसका मतलब है इंटरेस्ट कितने पे पे करना पड़ेगा? 50 मिलियन पे, चाहे आप उसको यूज करें चाहे ना करें। ओवरड्राफ्ट में प्लस पॉइंट ये होता है क्या कि जब आप उसको यूज करते हैं तभी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर यूज नहीं किया आपने तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन, तो वो चूंकि आपके अकाउंट में बैंक फौरी तौर पे ट्रांसफर कर देता है अप्रूवल के बाद, तो अब चाहे आप उस लोन को इस्तेमाल करें या ना करें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो लोन की रीपेमेंट कैसे होती है? इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप सारे का सारा एट द एंड ऑफ 5th ईयर पे करते हैं, पूरे का पूरा 50 मिलियन, या आप इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं कि सर मैं 50 मिलियन लोन है, 5 मिलियन 10 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, हर 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट पे करूंगा 5 मिलियन की, ठीक है। तो 10 इंस्टॉलमेंट के बाद 5 साल पूरे हो जाएंगे,
ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लोन की रीपेमेंट एट ए टाइम भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपको ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में फ़र्क समझ में आया है तो दो सवाल। पहला सवाल मेरा, अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, जैसे हमने पैसे 10 तारीख को आ जाना है, एक ऑर्डर हमने फुलफिल किया हुआ है, उस कस्टमर से पैसे 10 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन हमने 5 तारीख को सैलरी पे करनी है वर्कर्स की और उसके लिए पैसे नहीं है, क्या रिकमेंड करते हैं, ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन? ओवरड्राफ्ट, शाबाश, ठीक है, ताकि जैसे ही पैसे आए आप फौरी तौर पे वापस कर दें। और बैंक लोन फिर कब सूटेबल होता है? जब हमारी नीड्स ज्यादा, जैसे फर्ज कीजिए अगर हमने कोई नया प्लांट लगाना है और उसके लिए पैसे नहीं है हमारे पास, फिर क्या करें? हम सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, पैसे नहीं है, और तो हम क्या करेंगे? बैंक से 2, 3, 4, 5 साल के लिए लोन ले लेंगे और हम हर साल कुछ ना कुछ सरप्लस जो कैश होगा हमारा उसको रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। अमूमी तौर पे जो बैंक लोन होते हैं ना, वो पीरियोडिक रीपेमेंट के साथ किए जाते हैं, क्योंकि एट ए टाइम 5 साल के बाद पूरी की पूरी अमाउंट यकमुश्त अदा करना ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, दोनों में फर्क समझ आ गया? चलिए अब जरा मुझे ये बताइए, आपके सामने मैं 2 ग्राफ रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ ओवरड्राफ्ट वाला है और कौन सा ग्राफ बैंक लोन वाला है। और अगर बैंक लोन वाला है तो आपने मुझे बताना है कि इसकी जो रीपेमेंट है ये एट ए टाइम सारी की सारी हो रही है या इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है। 2 ग्राफ आपके साथ, पहला ग्राफ है जी ये ओवरड्राफ्ट, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है, कभी हो सकता है कि ये 0 भी हो जाए। अच्छा, और ये कौन सा है? ये आपने स्टार्ट में पूरे का पूरी अमाउंट बैंक लोन के तौर पे ले ली, अब उसको क्या कर रहे हैं आप? पे कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है कि एट ए टाइम सारी की सारी? इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है। जब भी 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करते हैं लोन की अमाउंट कम हो जाती है, फिर 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे करते हैं लोन की अमाउंट कम हो जाती है। तो ये बैंक लोन में और ओवरड्राफ्ट में फर्क समझ आ गया आपको? हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें बैंक लोन डिस्कस होगा। बैंक लोन हमारा एक टॉपिक है गालबन चैप्टर 14 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, जहन में आपने क्या रखना है, ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए है, ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है। इस पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं, इस पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं। डन जी? ओके, आगे जी जी। हाँ, वो इंटरेस्ट जो होगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। यानी फर्ज कीजिए 50 मिलियन स्टार्ट में है, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 50 मिलियन पे, फिर जब आपने 5 मिलियन पे कर दिया, नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितने में कैलकुलेट होगा? 45 पे, फिर 6 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, फिर क्या? 40 पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो इतनी कम्प्लेक्सिटी यूज नहीं करता, वो सिंपल जो बैंक लोन की अमाउंट देगा वो कहेगा थ्रू आउट द ईयर यही अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये इससे पहले आपने अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं ये दोनों कंसेप्ट है। नेक्स्ट है जी बैंक लोन वर्सेस लोन स्टॉक। लोन स्टॉक बॉन्ड का या डिबेंचर का दूसरा नाम है। ठीक है, कहता है इन दोनों में फर्क क्या है। बॉन्ड पहले पढ़ लिया था आपने, बैंक लोन अब पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं बगैर देखे बताइए, कोई 2-3 फर्क बता सकते हैं आप कि डिबेंचर में और बैंक लोन में क्या फर्क है? बताइए, सोचिए। सिक्योरिटी का हो सकता है, किसमें सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता? बैंक सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। बॉन्ड के ऊपर फिर भी हो सकता है कि कंप्रोमाइज, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है, मुंह तौर पे सिक्योर्ड होता है, लेकिन अगर वो फर्ज कीजिए कि डायरेक्टर्स वगैरह को या शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, हो सकता है वो अनसिक्योर्ड भी एक्सेप्ट कर ले, या अगर इवन सिक्योर्ड भी होगा ना तो जनरल पब्लिक हर महीने आके चेक नहीं करेगी कि जो सिक्योरिटी उसके ऊपर लिखी हुई है वो वाकई मौजूद है कि नहीं है, कहीं बेच तो नहीं दिया उसको। सुपरविजन इतनी ज्यादा जनरल पब्लिक की नहीं होगी। लेकिन बैंक से अगर लोन ले लिया ना,
बैंक तो कहता है भाई मुझे हर मंथ एंड के ऊपर रिपोर्ट दो, आपके सारे एसेट्स की क्या लिस्ट है, डिटेल है। और बाद के बाद बैंक का स्टाफ जो है वो सरप्राइज विजिट भी करता है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल डिफरेंस आपने सही गैस किया। आइए जरा देखते हैं किताब में हमें क्या बताता है। वो कहता है फ्लेक्सिबिलिटी, बैंक लोन की टर्म्स जो है ये वेरी कर सकती हैं, बॉन्ड की टर्म्स फिक्स। यानी एक दफा आपने बैंक एग्रीमेंट साइन कर लिया ना, उसके बाद आप हो सकता है 6 महीने बाद बैंक के पास दोबारा जाके बैठ जाए, सर टर्म्स को चेंज करें। लेकिन जो बॉन्ड एक दफा इशू कर दिया ना, अब जितनी टर्म्स के लिए भी 3 साल 5 साल के लिए इशू किया, उसकी टर्म्स को चेंज नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर आपने चेंज करना हो वो नहीं कर सकते, बैंक वाले के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ क्योंकि वो बेसिकली 1-to-1 मीटिंग होती है, बैंक वाला कहता है ठीक है एप्लीकेशन दे दे, हेड ऑफिस भिजवाता हूँ, हेड ऑफिस अप्रूव हो जाए, लोन की टर्म्स चेंज हो गई। लेकिन बॉन्ड की टर्म्स जो है वो फिक्स रहती है। पहला फर्क क्लियर? ओके। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। बैंक लोन के केस में आपको जो अपने बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, करंटली क्या एक्टिविटीज है और दूसरी डिटेल्स, ये सिर्फ बैंक के साथ शेयर करनी होती है। लेकिन बॉन्ड में चूंकि आपको पता है बॉन्ड्स अमूमी तौर पे जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, और कंपनी लॉ में ये मौजूद है कि जब कभी जनरल पब्लिक को आपको शेयर या बॉन्ड इशू करेंगे, आपको सारी तफसील बतानी पड़ेगी, किस पर्पस के लिए ये पैसे आप ले रहे हैं, इन पैसों से आपकी आगे क्या प्लानिंग है, पिछला सारी रिकॉर्ड, अपना अहम इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स, वेंडर्स, बाज़ उनकी लिस्ट हम डिटेल शेयर करते हैं। तो लोन स्टॉक के केस में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के साथ शेयर होती है, जबकि बैंक लोन के केस में सिर्फ बैंक के साथ होगी। बॉन्ड या डिबेंचर के केस में जनरल पब्लिक के साथ प्रोस्पेक्टस के जरिए से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। स्पीड कौन से वाला क्विक मेथड है? बैंक लोन। और ये बॉन्ड स्लो है, इसमें कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल लेनी होती है जिनकी वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है। कॉस्ट, बैंक लोन की कॉस्ट लो है लोन स्टॉक की, क्योंकि आपको पता है अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड है, इस वजह से ये वाली ऑप्शन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे कॉस्ट से मुराद जो रेज करना है ना फाइनेंस, उससे रिलेटेड कॉस्ट है, इससे मुराद इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, बैंक लोन हाई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, और ये फिर जो लोन एग्रीमेंट होता है ना उसमें इंक्लूड करता है कोवेनेंट लोन को, और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी करता है कि जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं फिर मॉनिटरिंग करता है उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा हो, जबकि लोन स्टॉक या बॉन्ड में मॉनिटरिंग कम होती है। ठीक है, उसमें जनरल पब्लिक तो कर ही नहीं रही होती, ज्यादा से ज्यादा एससीसी भी कुछ मॉनिटरिंग कर रहा होगा, लेकिन उसका भी लेवल लो होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक के केस में पीरियडिकली सबमिट करवानी होती है, जो भी सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रिक्वायर्ड है, प्लेज मॉर्टगेज चार्ज वगैरह, मंथली रिपोर्ट जाती है बैंक को, एक फॉर्मेट एग्री कर लिया जाता है जिसमें बैंक कंपनी बताती है कि सर इस डेट पे 30 मार्च को फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने एसेट्स थे जो हमने आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे रजिस्टर करवाए हैं, जबकि लोन स्टॉक में कोई इस तरह की सबमिशन रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर? ये कुछ डिफरेंसेस थे डिबेंचर में और बैंक लोन में। आपको प्रैक्टिकली बताइए इनमें सबसे ज्यादा अहम डिफरेंस कौन सा लग रहा है? कॉस्ट का और हाँ फ्लेक्सिबिलिटी का। चलिए ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी का अहम आया और एक कॉस्ट का आया। ठीक, कौन से वाला जल्दी अरेंज हो जाएगा लोन? बैंक लोन। चार्ज भी इसमें आएगा बिल्कुल, हर तरह का जो ये जो लोन एग्रीमेंट होता है ना, इसमें हर तरह की सिक्योरिटी आ जाएगी, चाहे वो मॉर्टगेज हो, चाहे चार्ज हो, और चाहे कोई अदर टाइप्स जैसे हाइपोथिकेशन वगैरह होती हैं, प्लेज वगैरह है। ठीक है, वो हर तरह का इसमें सिक्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है फाइनेंसिंग की वो है लीज। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, क्या लीज एक टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है? कैसे टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है लीज? कैसे साबित करें, कैसे? क्योंकि देखिए हाँ, आप किसी से आपने कोई एसेट बाय करना है, मशीनरी बाय करनी है, एक तरीका कार तो यह है कि बैंक से लोन ले और मशीनरी बाय करे, इस्तेमाल करना शुरू कर दे, ये भी लोन ही है। और दूसरा तरीका यह है कि बैंक से लोन ना ले बल्कि जो सेलर है उसी से आप कहते हैं भाई आप मुझे मशीनरी दे दीजिए, मैं इंस्टॉलमेंट में आपको पे बैक कर दूंगा पैसे।
तो ये लीज पेमेंट्स बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स ही हैं जो आप पे कर रहे होते हैं उस मशीनरी की प्राइस इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे होते हैं एक तरह से। तो आपको स्टार्ट में आपने सारे पैसे तो नहीं दिए, स्टार्ट में तो आपने कोई एक इंस्टॉलमेंट दी होगी। 50 लाख एसेट है, शायद आपने पहले महीने में सिर्फ 1 लाख रुपया अदा किया हो, लेकिन एसेट आप 50 लाख का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक फाइनेंसिंग है। इवन फाइनेंस तो इस लेवल तक डिस्कस करती है कंसेप्ट, वो ये कहती है अगर आपने किसी से उधार माल खरीदा, मटेरियल बाय किया, उसको 1 महीने के बाद पैसे दिए, तो ये ऐसे ही है जैसे उस बंदे ने आपको 1 महीने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया, वो भी आपका एक तरह से डेट ही है। जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो भी डेट ही है। तो लीज तो उससे बड़ी अमाउंट है। क्या लीज भी एक फाइनेंसिंग का तरीकाकार है? बिल्कुल है। अच्छा, जिस तरह शेयर फाइनेंसिंग का तरीकाकार था उसमें 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। बॉन्ड्स भी फाइनेंसिंग का तरीकाकार था, उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, कन्वर्टिबल और रेगुलर। बैंक भी फाइनेंसिंग का एक तरीकाकार है, उसमें भी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन। क्या लीज में भी कोई टाइप्स हैं? अब अगेन ये भी आपका काउंटिंग का कंसेप्ट है। लीज की भी 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? एक फाइनेंस लीज और एक ऑपरेटिंग लीज। हमारे जमाने में जो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का फर्क होता था, पता नहीं अभी वही है कि नहीं, वो हुआ ये करता था कि कुछ क्राइटेरिया होता था, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो फाइनेंस लीज है, वरना ऑपरेटिंग लीज है। वो क्राइटेरिया होता था एक मिनिमम लीज पेमेंट्स वाला, वो उनकी अमाउंट 90% ऑफ प्राइस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, या जो टर्म है वो 75% ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या एक होता था बार्गेन परचेज ऑप्शन होनी चाहिए। अच्छा, फ़र्क क्या मुझे बता सकते हैं कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में बेसिक डिफरेंस क्या है? फाइनेंस लीज ऐसा हो जाता है जैसे आपका अपना एसेट हो, वो आपने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो ऑपरेटिंग लीज है वो सिर्फ रेंटल पेमेंट्स के तौर पे रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, किस में आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू हाई नजर आएगी? फाइनेंस लीज में। ठीक है, एक तरफ एसेट बढ़ जाता है और दूसरी तरफ लायबिलिटीज बढ़ जाती है। फर्क क्या है? कहता है लीज टर्म, किसकी लीज टर्म कौन सी वाली मेजर पोर्शन के लिए? फाइनेंस लीज मेजर पार्ट ऑफ एसेट लाइफ के लिए है, और ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए है। रिस्क एंड रिवार्ड, फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं लेसी को, यानी जिसने एसेट लिए हैं। एक तरह से यूं समझिए, फाइनेंस लीज में जो बायर है वो ही ओनर बन जाता है एक तरह से। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग लीज में जो सेलर है वो ही ओनर रहता है। बेसिकली सेलर है नहीं, वो जो लीज देने वाला है वही उसका ट्रू ओनर रहता है। ये समझ लीजिए, बिल्डिंग आपने खरीद ली, ये बिल्डिंग आपने रेंट पे ले ली, और रिस्क एंड रिवार्ड ऑपरेटिंग लीज में किसके पास होते हैं? लेसर के पास। इसका मतलब अगर ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाए, गाड़ी लीज पे ली थी, एक्सीडेंट हो गया, बताइए जो जिसने गाड़ी लीज पे ली थी वो सैड होगा कि नहीं होगा? ये डिपेंड करता है फाइनेंस लीज थी। अगर फाइनेंस लीज थी, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए हुए ऐसी, और अगर ऑपरेटिंग लीज थी तो रिस्क एंड रिवार्ड किसके हैं? लेसर के। ओनरशिप, ठीक है, ये एक ही चीज है, ये ट्रांसफर हो जाती है फाइनेंस लीज में लेसी को, और ऑपरेटिंग लीज में लेसर के पास है। इंश्योरेंस और मेंटेनेंस किसने करवानी होती है? भाई जिसका रिस्क एंड रिवार्ड है, जिसकी ओनरशिप है, उसी ने इंश्योरेंस करवानी है, और मेंटेनेंस भी उसी ने करवानी है। और ऑपरेटिंग लीज में लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑप्शन टू बाय फाइनेंस लीज में दी जाती है, ऑपरेटिंग लीज में नहीं दी जाती है। क्लियर? ये हमारी फाइनेंस में कोई इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंसेप्ट टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अहम कंसेप्ट क्या? बैंक लोन वाला है कंसेप्ट है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। कुछ दूसरे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ये कौन कौन से हैं? ये 3 हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और ट्रेड क्रेडिट्स। फर्क क्या इनमें? सिमिलैरिटी क्या है? एक सिमिलैरिटी समझे
और एक फर्क समझें। सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों ऑप्शंस शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी, ट्रेजरी बिल भी और ट्रेड क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म के लिए है। नंबर 2, नॉन बैंकिंग सोर्स से पैसे ले रहे हैं, क्योंकि अगर बैंक से ले रहे हो ना तो वो ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? जब कोई बैंक शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी से पैसे वसूल करेगा आम आवाम से, उसे क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेजरी बिल क्या है? जब गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आवाम से पैसे लेगी, इसे कहते हैं ट्रेजरी बिल। और ट्रेड क्रेडिट क्या है? जब कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से उधार पे माल लेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेड क्रेडिट। ये भी एक तरह से फाइनेंसिंग का तरीकाकार है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है। ये 3 तरीकाकार हो गए अदर्स के। इनमें कॉमन क्या है? सारे के सारे शॉर्ट टर्म है और बैंक से नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर बैंक, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना, बैंक से अगर लेना शॉर्ट टर्म में तो वो ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा। ये बैंक के अलावा दूसरे कोई बिजनेस से है या आवाम से, पब्लिक से है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या इसे बाज़ औक़ात सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ये बैंक से इशू करते हैं। जब आप बैंक के पास जाएं ना, देखिए जो कोई भी मार्केट या कोई भी फील्ड है ना, जब जितना ग्रो करती है उसमें उतनी ज़्यादा वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। जैसे मेडिकल की फील्ड है, जितना ग्रो करेगी उसमें इतने ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के एरियाज आ जाएंगे। तो उसी तरह ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसे मनी मार्केट भी बोलते हैं। फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, 2 बड़ी टाइप्स ऑफ मार्केट हैं, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। ये कभी पढ़ा है आपने? कैपिटल मार्केट और मनी। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं। और मनी मार्केट की एग्जांपल क्या है? बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, जब आप बैंक के पास, आपको पैसे की जरूरत है और आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, तो क्या कहा जाएगा? आपने मनी मार्केट से फाइनेंस रेज किया है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर इशू करके पैसे रेज करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली मनी मार्केट, ये जितने भी बल्कि समझिए सारे शॉर्ट टर्म ही है ना, लॉन्ग टर्म तो नहीं है। ठीक है, ये मनी मार्केट से रिलेट करते हैं। तो जब आप बैंक के पास जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन तो यह है, बैंक से अकाउंट खुलवाएं, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, उसमें पैसे जमा करवा दें। करंट अकाउंट है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, कम होता है। बैंक पता है क्या करता है? आप बैंक के पास जाएं, एक भाई आए बैंक के पास, 1 लाख रुपया रखवा दिया और बैंक को कह दिया, सर 1 लाख रुपया अपने पास रखे, मैं 1 महीने तक आपसे ये वापस नहीं लूंगा। ठीक है, और महीने तक वाकई वापस नहीं लिया। 1 लाख रुपया ये है। एक दूसरे भाई आ गए, इन्होंने भी 1 लाख रुपया मेरे पास रखवाया। इन्होंने कहा, सर 1 लाख रुपया रखवा तो रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कभी भी वापस ले सकता हूं, कभी जब भी जरूरत पड़ेगी, मुझे 2 दिन बाद जरूरत पड़ेगी, मैं 2 दिन बाद पैसे ले लूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इनको भी 1 महीने तक जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बैंक के पास दोनों 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। बताइए बैंक के लिए कौन सा ज्यादा अहम है? पहले वाला लाख या दूसरे वाला? पहले वाला। क्यों? क्योंकि उसमें बैंक को पीस ऑफ माइंड है। बैंक को पता है 1 महीने तक ये बंदा नहीं आएगा, उसे किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। दूसरे वाले में उसे डर है कि कभी भी वापस आ सकता है। हालांकि उस पैसे को भी बैंक कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन सारा नहीं करता, फिर कुछ ना कुछ रखता है कि अगर ऐसे लोग वापस आके पैसे मांगे, जो कि कुछ ना कुछ मांगते भी है, तो हमारे पास पैसे मौजूद। बताइए अगर दोनों को इंटरेस्ट पे करना हो, किसको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा? क्या दोनों तरह के पैसों को अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहिए?
ये जो दूसरे वाले पैसे थे ना, जो उन्होंने कहा सर मैं आपके पास पैसे रखवा रहा हूं, कभी भी आके निकलवा सकता हूं, इनको बैंक अकाउंट ओपन करता है और उसमें उनके पैसे रिकॉर्ड कर लेता है, करंट या सेविंग अकाउंट, और उन्हें चेक बुक देता है कि भैया ये चेक बुक लो, जब भी पैसे चाहिए होंगे चेक साइन करके ले लेना। लेकिन ये जो वाली ऑप्शन है कि जिसमें उन्होंने कहा सर 1 महीने तक मैं आपसे पैसे, इसमें इनका अकाउंट ओपन नहीं होगा, इस 1 लाख रुपए के लिए अकाउंट ओपन नहीं होगा। और जब ये 1 लाख मुझे देंगे तो बैंक इनको बदले में चेक बुक नहीं देगा, बल्कि एक नोट दे देगा प्राइस बॉन्ड की तरह। जैसे प्राइस बॉन्ड होता है ना, उस तरह का एक नोट होता है, या जैसे वो पे ऑर्डर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी 1 महीने बाद ये भाईजान को बैंक ने 1 लाख रुपया अदा करना है और फिर इसके ऊपर इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। बाज़ का तो वो प्रॉफिट पहले लिखा होता है, बाज़ का तो वो इस्लामिक बैंकिंग में बाद में डिसाइड होता है कि कितना प्रॉफिट उसके ऊपर दिया जाएगा। ये जो पेज दिया जाता है ना, एक तरह से पे ऑर्डर की तरह या प्राइस बॉन्ड की तरह, इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये बदले में प्रूफ होता है एक पेज, ठीक है। तो सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये अलग चीज है, और अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट अलग चीज है। फर्क समझ आ रहा है आपको? ओके। इसमें कौन इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट? बैंक। टाइम क्या है? ये सारे टाइम शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए। इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट। ट्रेडेबल है, यस। यानी अगर फर्ज कीजिए इन्होंने कहा महीने के लिए और इनको 2 हफ्ते बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, ये क्या करेंगे? हाँ, ये आगे किसी और को ट्रांसफर कर, ठीक है। और वो हो सकता है कि इनके बिहाफ पे जाके पैसे ले। ट्रेडेबल तो है, लेकिन ये ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगा, ये बैंकिंग सेक्टर में ही होगा। इसको जब आपने ड्यू डेट के ऊपर वापस लेके आना है तो किसी बैंक, उसी बैंक के पास लेके आना है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लेके जाना। स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसे डील होते हैं, वो भी पैसों की गेम उधर चल रही है। बैंकिंग सेक्टर में भी पैसों की गेम चल रही है। बैंकिंग सेक्टर को क्या बोलते हैं हम? मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक एक्सचेंज लॉन्ग टर्म सोर्स है और मनी मार्केट अमूमी तौर पे, अमूमी तौर पे। चलिए, नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग अकाउंट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फर्क नहीं है, दोनों शॉर्ट टर्म। फर्क ये है कि सेविंग अकाउंट में पैसे आप कभी भी निकलवा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में सिर्फ जो टाइम आपने बता दिया ना, उस टाइम के बाद पैसे निकलवा सकते हैं, पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। ऑप्शन होती है लेकिन उसमें पेनल्टी लगती है। करंट और सेविंग में क्या फर्क? हाँ, करंट और सेविंग में सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क है। दोनों में जब भी चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, करंट में भी और सेविंग में भी। फर्क सिर्फ क्या है? सूद का। सेविंग पे सूद मिलता है, करंट पे सूद नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए अमूमी तौर पे जो लोग सूद से बचना चाहते हैं, देखिए बैंक कहता है भैया मैं हर एक के लिए हाजिर हूं, मैं हर एक, जो सूद को पसंद करता है हमारे पास उसके लिए भी अरेंजमेंट है सेविंग अकाउंट, और जो सूद को पसंद नहीं करता उसके लिए भी। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, उनकी अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है, वो ज़ाहिर है मुफ्तियाने कराम भी बताएंगे। चलते हैं आगे। ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसे इकट्ठे करने का एक जरिया है। ट्रेजरी बिल को टी बिल्स भी कहते हैं, टी बिल। लेकिन ट्रेजरी मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, लफ्ज ट्रेजरी यूज ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में आता है। क्या गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है, इवन यूएसए ट्रेजरी बिल इशू करती है। 3 महीने के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकते हैं। ट्रेजरी बिल सिर्फ और सिर्फ को, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू कर सकता है, टी बिल्स कौन इशू कर सकता है? सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम। नॉर्मली ये 3 महीने और 6 महीने के लिए इशू करते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह है, कुछ 3 महीने 6 महीने के बाद गवर्नमेंट इनको वापस कर लेती है। जो आपके प्राइस बॉन्ड है, बेसिकली प्राइस बॉन्ड यही चीज है।
ठीक है, प्राइस बॉन्ड यही ना, आपने जो पैसे दिए आपके पास प्राइस बॉन्ड मिला है, आपके पास है, बदले में आपने जो पैसे दिए वो पैसे अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं वाला, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और आप जब रिफंड करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको पैसे देने के पाबंद होती है। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिफरेंट स्कीम होती है ना। पाकिस्तान में जो ज्यादातर फेमस है वो है प्राइस बॉन्ड, है वो भी ट्रेजरी बॉन्ड ही, लेकिन बदले में इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट को घुमा फिरा के मेरा ख्याल है वही नाम की शक्ल करके ड्रा, लकी ड्रा जो भी है करते हैं, और जिनका नंबर आता है उनको प्राइस दिया जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अमूमी तौर पे इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, और ये ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट खास तौर पे अहम है। पता है कैसे? आपके पास है एक तरफ बैंक, अभी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सामने रखते हुए मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, एक तरफ बैंक है, दूसरी तरफ है गवर्नमेंट, दोनों को 1-1 लाख रुपया चाहिए। बैंक के पास जाएंगे, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू करेगा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट आपको ट्री बिल इशू करेगी, उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आप किस वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? गवर्नमेंट वाली में, बैंक वाली में नहीं करेंगे। क्यों? गवर्नमेंट, बैंक के पास भी पैसा है, सिक्योरिटी क्या? नहीं नहीं, बैंक क्यों सिक्योरिटी मांगेगा? बैंक तो सिक्योरिटी तब मांगे जब उसे पैसे देने हो। ये तो पैसे लेने हैं, ये तो पैसे लेने हैं, ये तो सिक्योरिटी अगर मांगनी भी है तो हमें मांगनी चाहिए। गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, ये रीजन है। बैंक डिफॉल्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिफॉल्ट। पाकिस्तान में भी ऐसे कई बैंक्स हैं जो डिफॉल्ट कर चुके हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं, कई बैंक ऐसे हैं। अब मुझे नाम भी भूल गया, एक बैंक था माल रोड के करीब, नहीं क्या नाम, अब बरका बैंक नहीं, बरका बैंक ने शायद उस बैंक को एक्वायर किया था, मुझे उसका नाम भी भूल गया। तो उस बैंक में अकाउंट खुलवाया था, एटीएम नहीं चल रहा था, हेल्पलाइन पे कॉल की तो वो दूसरे बैंक वालों ने उठा ली, मैं परेशान, मैंने कहा आपने कैसे उठा? उन्होंने कहा सर वो बैंक जो है वो हमने एक्वायर कर लिया, वो डिफॉल्ट कर गया था। तो बैंक क्या, बैंक भी डिफॉल्ट कर सकते हैं, कंपनीज भी डिफॉल्ट कर सकती हैं। वैसे बैंक कम डिफॉल्ट करते हैं क्योंकि उनको पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर ने नज़र रखी होती है। और इवन वो बैंक डिफॉल्ट कर गया था, लेकिन हमारे पैसे जो थे ना, जिन अकाउंट होल्डर्स डाले थे वो सिक्योर रहे थे, वो दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन रिस्क फिर भी होता है, प्राइवेट कंपनी या बैंक के डिफॉल्ट होने का रिस्क गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं होता। गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करती है, चाहे आगे किसी और से पैसे पकड़ के क्यों ना पूरी करे। इसीलिए गवर्नमेंट का जो रेट होता है इसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। ट्रेजरी बिल का जो रेट होता है इसको क्या कहते हैं? ये टी बिल के साथ आके लिख लें, टी बिल रेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट। अगर ट्रेजरी बिल का रेट 10% है ना, और बैंक भी आपको 10% ऑफर कर रहा है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी 10% आपने बैंक वाला एक्सेप्ट नहीं करना। बैंक वाले में 10% के साथ आप रिस्क ले रहे हैं, टी बिल में 10% के साथ रिस्क नहीं ले। बैंक को बोले भैया हाई रिस्क हाई रिटर्न, स्कूल हमने पढ़ा है, अगर आपके पास चूंकि हाई रिस्क है, अगर आप चाहते हैं हम आप में इन्वेस्टमेंट करें तो अपना रिटर्न बढ़ाएं। बैंक कहेगा अच्छा 15% 15% ले लो, हम कहेंगे हाँ बात समझ आ रही है तुम्हारी। ये 5% एक्स्ट्रा जो बैंक दे रहा है किस वजह से दे रहा है? एक्स्ट्रा रिस्क की वजह से। एक्स्ट्रा रिस्क का एक्स्ट्रा रिटर्न भी होना चाहिए। ट्रेजरी बिल क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है वाला? उधार पे चीजें लेना, ठीक। डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर, इसमें अमूमी तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अब अच्छा बताइए नॉर्मली ट्रेड क्रेडिट पीरियड कितना होता है बिजनेसेस में? 3 मंथ्स होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अमूमी तौर पे 30 डेज होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कहीं 45 डेज भी हो सकता है, 60 डेज भी हो सकता है, 30 से 60 डेज के दरमियान में होता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है उन लोग बड़ी छानबीन के बाद स्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिनका पता हो कि मार्केट में रेपुटेशन है, भागेंगे नहीं।
वरना अगर नया बिजनेस होना तो लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट दूर की बात है, वो कहते हैं भाई एडवांस देंगे फिर चीज मिलेगी, ऐसे नहीं। तो ट्रेड क्रेडिट है। ट्रेड क्रेडिट के कोई एडवांटेजेस हैं? क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज खुद से बता दे और एक डिसएडवांटेज बता दे। एडवांटेज क्या है? पैसे नहीं भी है आप चीज बाय कर सकते हैं, पैसे बाद में दे देंगे। डिसएडवांटेज क्या है? हाई प्राइस। हाँ जी, अमूमी तौर पे प्राइस थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है, आइए वो क्या बताता है हमें। कहता है नॉर्मली ट्रेड क्रेडिट 30 से 90 डेज के दरमियान में होता है, लेकिन ज्यादातर 30 डेज होता है। 60 और 90 डेज बहुत कम केसेस में दिया जाता है। ठीक है, पेमेंट पॉलिसी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता जब तक, अगर आप टाइम पे कर दें तो कोई इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट कर ले, टाइम पे ना करें, जैसे 30 डेज का क्रेडिट मिला, 30 डेज में पे नहीं किया, अब जितने दिन ऊपर जाएंगे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यूजफुल इन हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो ना, ज्यादा हो रही हो, तो बताइए कौन फायदे में है, उधार देने वाला कि उधार लेने वाला? उधार लेने वाला फायदे में है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है ना, वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। अगर आज इन्फ्लेशन, फर्ज कीजिए आज मैं इन भाईजान से 1 लाख रुपया लेता हूं और 1 साल में इन्फ्लेशन डबल हो जाती है, तो मैं 1 साल के बाद जो उनको 1 लाख रुपया दूंगा ना, उसकी ट्रू वैल्यू 50,000 की होगी। तो जब इन्फ्लेशन होती है ना, तो रिसीवेबल वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, रिसीवेबल विल रिसीव लेस एंड पेएबल विल पे लेस अमाउंट। ठीक है, आज से 50 साल पहले अगर किसी ने 1000 रुपया उधार दिया था किसी को, और आज वो 1000 रुपया वापिस कर दे, क्या एक बराबर है? भाई 1000 रुपया जो देखो 50 साल पहले देखो सोने का क्या रेट था, और आज देखो क्या रेट है, और बाकी चीजों का भी। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो हाई इन्फ्लेशन में जो उधार लेने वाला है उसके लिए फायदा है। एडवांटेज किसके लिए है? उधार लेने वाले के लिए फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप डिफॉल्ट कर दे तो क्रेडिट रेटिंग ड्रॉप हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग होती है हर बिजनेस की, पाकिस्तान की भी क्रेडिट रेटिंग है, डिपेंड करता है कि कितने दफा डिफॉल्ट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अगर क्रेडिट रेटिंग पुअर हो जाए, अच्छा, तो फिर ये भी प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट टाइम लोन लेने के लिए। अच्छा, जितना ज्यादा उधार लेते जाए उतना ही मजीद उधार लेने की एबिलिटी कम हो जाती है। लोगों को पता है, लोग सिर्फ उस अमाउंट तक आपको लोन देंगे जिस अमाउंट तक कि आपके पास एसेट है, और जितने ज्यादा लोन लेते जाएंगे जो आपका मार्जिन है कम होता जाएगा। लास्ट डिफॉल्ट होगा तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे कर। अगर तो डिफॉल्ट नहीं करते ना, तो फिर ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी, कुछ भी पे नहीं करना। डिफॉल्ट किया तो इंटरेस्ट भी और पेनल्टी भी। कुछ बात समझ में आती है? चलिए, ये इंटरेस्ट क्योंकि लेट पेमेंट की वजह से, ये बेसिकली इसको एक डिस्करेजिंग फैक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये एक तरह डबल लॉस हो रहा है उसको डिस्करेज करने के लिए, ताकि वो टाइम पे पैसे देता रहे। ये पहले एग्री होगी, बिल्कुल हर चीज पहले एग्री होगी बाद में अप्लाई होगी। नहीं, लेट पेमेंट जितने पीरियड का, जैसे 30 डेज का क्रेडिट पीरियड था, 45 डेज के बाद पेमेंट किया है तो 15 दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसको इतने पैसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्लियर हो गया ये? क्विक रिकैप करते हैं। आज ये यहाँ पे डेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज का टारगेट यही था। क्विकली हमने इससे पहले ये पूरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, अच्छा जो कल आपका क्विज होगा ना, वो आपके पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का होगा, जिसमें प्रीवियस 2 लेक्चर भी शामिल है और ये वाला भी शामिल है। और उसमें मैं वो पॉइंट्स पिक करूंगा जो कि खास तौर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक के लिए रेलिवेंट होंगे। थ्योरेटिकल भी होंगे लेकिन थ्योरेटिकल कम, और ऐसे कंसेप्ट जिनकी एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में है वो ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेस भी तैयार करने हैं आपके। तो अभी तक हमने डेट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा? डेट के कितनी टाइप्स हो सकती हैं? बॉन्ड है, उसमें रेगुलर बॉन्ड और कन्वर्टेबल बॉन्ड है।
ठीक है। फिर इसके बाद आज हमने स्टडी किया बैंक लोन, ये भी एक बड़ी टाइप है। एक सर्टेन पीरियड के लिए बैंक से लोन लिया जाता है और उसमें एग्री कर लिया जाता है कि इंस्टॉलमेंट्स कब कब के जरिए पे होंगी। ओवरड्राफ्ट, जिसमें एक लिमिट बैंक के साथ एग्री कर ली जाती है और उस लिमिट तक आप जब चाहे कैश निकलवा सकते हैं और रीपे भी कर सकते हैं। इसमें अप डाउन दोनों चलते हैं। बैंक लोन स्टार्ट में पूरे का पूरा पे किया जाता है, बाद में सिर्फ डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ओवरड्राफ्ट डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकते हैं। बैंक लोन और फिर बॉन्ड में उसने फर्क हमें बताया, जिसमें उसने कहा कि बैंक लोन जो है इनकी टर्म्स वेरी कर जा सकती हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपने जब भी चेंज करना हो एग्रीमेंट बैंक के साथ बैठ जाए, चेंज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल मैटर सिर्फ बैंक के साथ शेयर करना है, बॉन्ड में आप जनरल पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता है। स्पीड बैंक लोन की क्विक है, कॉस्ट भी कम है। रिस्ट्रिक्शंस हाँ बैंक लोन में ज़्यादा है, क्योंकि बैंक मॉनिटरिंग करता है फिर जो कुछ भी उसने आपको लोन दिया होगा उसको सिक्योर करने के लिए। लीज टाइप दो टाइप्स है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो लेसी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज में लेसर के पास रहते हैं। ये मेजर डिफरेंस था। और फिर इसके बाद अदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तीन टाइप्स है। कौन कौन सी? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल और ट्रेड क्रेडिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक इशू करता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू करता है, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें भी इंटरेस्ट पे किया जाता है। और ट्रेजरी बिल को हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और इस पे जो इंटरेस्ट है उसको भी रिस्क फ्री इंटरेस्ट बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और टी बिल का इंटरेस्ट दोनों में कोई रिलेशनशिप है? यस, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए ट्रेजरी बिल से, क्योंकि ट्रेजरी बिल रिस्क फ्री है और बैंकिंग कंपनी में डिफॉल्ट का रिस्क है। डिफॉल्ट के रिस्क की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को। ट्रेड क्रेडिट में हम क्रेडिटर से परचेजेस कर लेते हैं क्रेडिट पे, लेकिन जो पेमेंट है वो डिले कर देते हैं। इसके लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जो 30 से 90 डेज तक स्प्रेड होता है। अमूमी तौर पे 30 डेज है। 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 डेज के डिफॉल्ट करें, लेट पेमेंट करें, पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें क्रेडिट रेटिंग आपकी पूरी हो जाती है अगर आप डिफॉल्ट करें, मजीद लोन लेना भी मुश्किल होता जाता है। क्लियर? ये हमारे थे। अब मैं आपको मार्क करवा दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कंसेप्ट अहम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक बैंक लोन, ये अहम है। बॉन्ड तो है ही है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, वो तो बहुत ही अहम है। और फिर अच्छा मुझे बताइए, बॉन्ड के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, कूपन रेट होता है, उसको नेट ऑफ टैक्स करते हैं एडजस्टमेंट उसकी? क्या बैंक लोन जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है इसकी नेट ऑफ टैक्स की एडजस्टमेंट होगी? हाँ बिल्कुल, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स डिडक्टेबल है और जो बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट है ये भी टैक्स डिडक्टेबल है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मजीद पूछ लीजिए। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, जी। बैंक किसी नेचर के यानी कि मैच्योरिटी डेट जो फिक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए वो यानी कि रेज करना चाहती है। बैंक लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए भी उसकी प्रोडक्ट होती है, उसको वो क्या बोलता है ये मेरे जहन में नहीं है। उसके लिए भी एक प्रोडक्ट होती है, कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी होते हैं बैंक के साथ। ये फिक्स अकाउंट नहीं है, इसमें बैंक के साथ अकाउंट नहीं खुलता। देखिए अकाउंट जब भी खुलेगा आपको चेकबुक मिलती है। जब सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बाय करेंगे आपको चेक बुक नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने कितने पैसे बैंक को जमा करवाए हैं और कितने अरसे बाद आपको वापस मिलेंगे, बस, ठीक है। वो अकाउंट उसको कह ही नहीं सकते, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट अकाउंट कह ही नहीं सकते। और कोई क्वेश्चन? बैंक देखिए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक लोन हो या बॉन्ड हो, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही टैक्स डिडक्टेबल हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा।
क्योंकि जो बैंक लोन होता है वो आपने लोन लिया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने मंथली सिर्फ इंटरेस्ट पे करना। बॉन्ड में रिडेम्पशन भी होती है, उसमें रिडेम्पशन का फर्क पड़ सकता है, रिडेम्पशन पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रीपे करना पड़ती है, और वो बाज़ औक़ात एट डिस्काउंट भी होती है, एट प्रीमियम भी होती है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड में और बैंक लोन में कोई फर्क नहीं, लेकिन उनकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिएगा जो बॉन्ड है उसकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है, बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू, बल्कि ये पॉइंट भी लिख लें, ठीक है। बॉन्ड वर्सेस बैंक, अगर आप बॉन्ड में फाइनेंसिंग करते हैं या बैंक में करते हैं, क्या फर्क होगा? नो डिफरेंस फ्रॉम इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, बॉन्ड का भी, बैंक लोन का भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है। बट बॉन्ड हैज मार्केट वैल्यू एंड बैंक लोन हैज नो मार्केट वैल्यू। ये असूल याद रखना है, ये आपके फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काम आएगा। डन जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए कल के लिए मैं आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूं, आपका डेट का पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये शामिल होगा, ठीक है। रिवाइज, इसी बहाने आपकी छोटी सी मिनी रिवीजन हो जाएगी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।